नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 2 नवंबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज एक ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट से संबंधित। ठीक है, ये भी हाल ही में जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा। तो हम इस रिपोर्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे, पॉइंट होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी 2022 में उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी की गई। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। इस वर्ष 2022 की जो थीम थी वो थी द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस, कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। फिर से देख लीजिए थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस, कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। इस रिपोर्ट का जो प्रबंधन किया जाता है तो वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कोपेनहेगन जलवायु केंद्र के द्वारा इसका क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है इस रिपोर्ट को। ठीक, ये हो गया हमारा कि कौन जारी करता है। आगे देखते हैं कि ये उत्सर्जन गैप रिपोर्ट आखिर है क्या। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस और जलवायु परिवर्तन पर एक क्या है, वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, हर वर्ष जारी होता है। और ये कब से जारी हो रहा है? तो ये जारी हो रहा है 2010 से। ठीक है, इसका पहला एडिशन आया था उत्सर्जन गैप रिपोर्ट का, फर्स्ट एडिशन। और जो इस साल 2022 में जारी किया गया है ये इसका 13वां एडिशन था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। कब जारी किया गया, पहली बार कब जारी किया गया? तो 2010 में। और इस साल जो जारी किया गया था वो इसका 13वां एडिशन था। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बिंदु यहां क्या निकल के आता है, ग्रीन हाउस गैस। तो देखते हैं हम कि ग्रीन हाउस गैस का निर्धारण कब किया गया था। तो 1997 में जब क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस को निर्धारित किया गया था। और इसमें बताया गया था कि टोटल 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, टोटल 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैस हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा है मीथेन CH4, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, और चौथा है कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पांचवा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, और छठा है हमारा नाइट्रोजन NF3, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो ये टोटल 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, आप इसको साथ साथ में नोट करते चलिए, ये आपके प्री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो कौन? देखिए, ग्रीन हाउस गैस का निर्धारण कब किया गया था? तो जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, तब इसका निर्धारण हुआ था। वो 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3। यहाँ 3 होगा, NF3। अब ये देखते हैं कि ये जो 6 ग्रीन हाउस ये गैस है ये किसके द्वारा उत्सर्जित होते हैं। ठीक, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसके द्वारा उत्सर्जित होता है, इसके स्रोत क्या क्या है? तो वनों की कटाई के द्वारा, ठीक, जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन से और सीमेंट के उत्पादन से। वनों कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? वनों की कटाई के द्वारा, जीवाश्म ईंधन, सीमेंट उत्पादन
के द्वारा इसका ये स्रोत है इसके। अब बात करें मेथेन की, तो मेथेन जीवाश्म ईंधन और कृषि। कृषि का मतलब ये धान की खेती होती है तो उसमें मेथेन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। अब बात करें लाफिंग गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उर्वरक उर्वरक के द्वारा, बायोमास के दहन से, ठीक है, बायोमास दहन से और जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है। बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की, तो ये रेफ्रिजरेंट के द्वारा इसका उत्सर्जन होता है। जैसे फ्रिज हो गया आपका, ठीक है, फ्रिज, एसी, इन सब के द्वारा इसका उत्सर्जन होता है। और बात करें सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, तो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के द्वारा इसका उत्सर्जन होता है। और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड किसके द्वारा उत्सर्जित होता है, तो सेमीकंडक्टर के निर्माण से, ठीक है, सेमीकंडक्टर के निर्माण से, ठीक है। जब सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का उत्सर्जन होता है। तो ये जो पॉइंट आपको बताया गया है ये प्री एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट कब जारी किया जाता है वो भी अब बता दिया गया है, और ये कौन सी रिपोर्ट थी, 13वीं रिपोर्ट थी। अब इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, देखिए पहला बिंदु ये है कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो वैश्विक इस सदी के अंत तक यानी 2100 तक, सन 2100 तक जो वैश्विक तापमान में क्या होगा, 2.8 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है, ठीक है। और ये जो शीर्ष 7 उत्सर्जक देश हैं जो ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, उनमें कौन कौन से देश शामिल है, साथ में चीन फर्स्ट पे है, यूरोपीय यूनियन दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे ये 27 का मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल है ब्रिटेन के अलग होने के बाद, पहले 28 थे। भारत थर्ड नंबर पे है, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये टॉप 7 कंट्रीज हैं जो ग्रीन हाउस गैस का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और इनका उत्सर्जन में कितना योगदान रहता है, 55% की हिस्सेदारी है इनकी, ठीक है। इन 7 देश मिलकर 55% जो है क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। बात करें अगर G20 की, अगर देखें तो जो G20 है वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में इसका योगदान 75% के बराबर है, ठीक है। सात सात देश मिलकर कितना उत्सर्जन करते हैं, 55%, और G20 कितना करता है, 75%। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। और बताया गया है कि 2020 में जो वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस उत्सर्जन है वो 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड है। भारत का जो वैश्विक उत्पादन है वो कितना है, 2.4 टन। जो वैश्विक उत्पादन 2.4 टन है उससे भारत का क्या है, नीचे है। भारत वैश्विक उत्पादन से कम उत्पादित करता है। अब आगे देखते हैं कि रिपोर्ट के द्वारा जो विभिन्न सिफारिशें की गई है वो सिफारिशें कौन कौन सी हैं। देखिए रिपोर्ट का कहना यह है कि पूरे विश्व को अगले 8 वर्षों में, यानी कि 2022 चल रहा है, 8 वर्ष में यानी 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस को क्या करना होगा, एक अभूतपूर्व स्तर तक कम करने की आवश्यकता है। कम कैसे किया जा सकता है, तो जो भारी उद्योग है उसमें जो वैकल्पिक तकनीकी की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिससे क्या हो, वैश्विक इस्पात उत्पादन में जो कार्बन उत्सर्जित होता है उसकी वृद्धि को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है, देखिए शर्त या बिना शर्त के एनडीसी यानी नेशनल, फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, एनडीसी का मतलब नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये कब आया था, तो ये आया था 2015 में पेरिस समझौते के तहत। पेरिस समझौता, ठीक है, पेरिस समझौते के तहत आया था। और ये पेरिस समझौते को क्या बोलते हैं, कॉप 21। कॉप 21 पेरिस समझौता 2015 उस टाइम आया था, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस रिपोर्ट
में ये रिकमेंड किया गया है कि जो देश हैं जो अपने राष्ट्रीय स्तर स्तर पर निर्धारित योगदान, ठीक है, एनडीसी को अगर लागू भी करते हैं तो 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में 5 से 10% तक केवल कम कर सकते हैं। अगर 2015 में जो देश, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी को लागू भी करते हैं तो भी 2030 तक जो उत्सर्जन होगा वो उसमें कमी केवल 5 से 10% तक ही आएगी। और आगे इसमें क्या बोला गया है, जो अगला पॉइंट है उसमें यह कहा गया है कि देखिए विश्व को अगर 2 से 1.5 डिग्री तक, ये देखिए विश्व को अगर 2 से 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर को कम करना है, ठीक है, तो ये जो 5 से 10% कम करने की उम्मीद है इसको कितना कहां तक बढ़ाना पड़ेगा, 30 से 45% तक करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब भारत देखिए कौन कौन से ऐसे कदम उठा रहा है कि जिससे ग्लोबल वार्मिंग में जो उसका योगदान है वो और कम हो जाए। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं भारत में उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए गए कदम। ठीक है, भारत में उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए गए कदम, ये कदम कौन कौन से हैं, जो स्टेप लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए भारत स्टेज 4 की जगह, क्या लाया गया है, 6 लाया गया है, इसको लागू किया गया है। दूसरा और क्या किया गया है, उजाला योजना लाया गया था, उजाला योजना लाया गया था। तीसरा क्या था, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। चौथा क्या था, चौथा ये था NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये लाया गया था, कब लाया गया था, तो 2017 में लाया गया था। और एक कदम उठाया गया था, पांचवा ये स्टेप है हमारा कि 2025 तक जो भारत में मिथेनॉल, सॉरी एथेनॉल मिश्रण को लागू करना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप है जो भारत ने उठाया है। कौन कौन सा, भारत स्टेज 4 के जगह 6 को लाया गया है, जो मोटर व्हीकल है वो अब भारत स्टेज 6 का आ रहा है। उजाला योजना को लाया गया, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत शामिल हुआ, इसका निर्माण किया गया। ये किस, भारत और फ्रांस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लाया गया, ये 2017 में लाया गया था। और 2025 तक भारत क्या करेगा, एथेनॉल मिश्रण को लागू करेगा। ये भारत के द्वारा उठाए गए कदम थे इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये कौन सी संस्था है, कैसी संस्था है, इसके द्वारा रिपोर्ट कौन कौन सी जारी की जाती, इन सबको अब देखेंगे। ये भी आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। ठीक है, एक वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण के रूप में कहाँ हुई थी, स्टॉकहोम में, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, वहीं पर इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। ठीक है, इसका काम क्या है, तो ये वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंदर रहकर सतत विकास को बढ़ावा देता है, SDG 17 को बढ़ावा देता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल है उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। और देखते हैं UNEP के रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ये रिपोर्ट जारी करता है, इसके मुख्यालय पहले बता देते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नैरोबी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है। नैरोबी कहाँ है, केन्या में। तो ठीक है, UNEP का मुख्यालय, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है, HQ हेडक्वार्टर, वो नैरोबी में स्थित है। नैरोबी कहाँ है, केन्या में। ये अफ्रीकन कंट्री है केन्या। ठीक,
तो इसके द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट जारी किए जाते हैं उस रिपोर्ट को देख लेते हैं। पहला रिपोर्ट कौन सा है, तो है एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट। दूसरा है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तीसरा है इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। ठीक। और चौथा जो भी बताया गया डिस्कस किया है एमिशन गैप रिपोर्ट। ये चार इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके महत्वपूर्ण जो अभियान है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, अभियानों को भी देख लेते हैं। ये प्री में पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है। कौन कौन सा है, पहला अभियान है हमारा बीट पॉल्यूशन। दूसरा है यूएन 75, यूनाइटेड नेशन 75। तीसरा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। चौथा है वाइल्ड सॉरी वाइल्ड फॉर लाइफ। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट अभियान है इसके यूएनईपी के। बीट पॉल्यूशन, यूनाइटेड नेशन 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसी 5 जून को क्या हुआ था, यूएनईपी की स्थापना हुई थी। 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी, इसीलिए 5 जून को ये डेट निर्धारित किया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए। और चौथा अभियान है वाइल्ड फॉर लाइफ। चार रिपोर्ट है, चार अभियान को डिस्कस कर लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यूएनएपी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है नैरोबी केन्या में, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, रिपोर्ट के भी पूछा जा सकता है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन इमिशन गैप रिपोर्ट पर आधारित।